गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पहले वीडियो में बता चुके थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में आपको हम उसमें अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताए थे, जिसमें आपको बिजनेस, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। अगर आप बेसिक टर्म्स को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको अकाउंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसमें दिक्कत नहीं होता, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म को जानने के पश्चात ही आप आगे का वर्क कर सकते हैं। आज जो बताने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गुड। आज आपको बताने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रोसेस बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कुछ कंडीशंस। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो जो टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इसको ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल इसमें अकाउंटिंग समझिए कि जो आप वर्क कर रहे हैं जिस कंडीशन से, क्योंकि अकाउंट के अंदर तीन लोग होते हैं, एक होता है अकाउंट, एक होता है अकाउंटिंग और एक होता है अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंट, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट, ये चार कंडीशन होता है जिसके तहत हमारा क्या होता है, अकाउंट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है एक रूल होता है, क्योंकि उसी रूल के अनुसार हम सारे अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, उन ट्रांजैक्शन को हम रूल्स के आधार पे ही अकाउंट बुक में शो करते हैं। तो यदि आपको रूल्स की जानकारी नहीं होगी तब तक आप क्या करते हैं, एंट्री को पुट आउट नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमारा है वो है बिजनेस इंटेग्रिटी कॉन्सेप्ट। ये जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस की पहचान को बताता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो वर्क होता है वो आपका बिजनेस होता है, जिसको आप शो करते हैं कि आपका बिजनेस कौन सा बिजनेस है। जब भी बिजनेस इंटेग्रिटी कॉन्सेप्ट होता है तो इसमें दो तरह होते हैं, एक होता है बिजनेस और एक होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने वाले ऑनर, मालिक। ये दोनों पर्सन अलग अलग होते हैं, बिजनेस भी अलग होता है और बिजनेस को स्टार्ट करने वाला भी ऑनर अलग होता है। तो बिजनेस को हम लोग मेसर से यूज करते हैं, मेसर से, और ऑनर को मिस्टर, मिसेज, है ना, या कुछ और से शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस जो होता है वो मेसर से होता है। बिजनेस में ऑनर जो इन्वेस्ट करते हैं, ऑनर जो भी बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं वो उनका इन्वेस्टमेंट कहलाता है कैपिटल, और बिजनेस के लिए वो कैपिटल जो है वो लायबिलिटीज कहलाता है। क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। कहने का मतलब है कि बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत बिजनेस की पहचान बताया जाता है। इसमें दो लोग होते हैं, एक बिजनेस होता है कि आपका बिजनेस कौन सा है, और एक होते हैं ऑनर जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस के ऑनर द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बिजनेसमैन के लिए, मतलब जो ऑनर होते हैं उनके लिए वो कैपिटल कहलाएगा, लेकिन बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी कहलाएगा। गुड। तो ये पहला रूल है। दूसरा होता है मनी मेजरमेंट। क्या होता है? मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट तो क्या होता है कि यह मेजरमेंट दर्शाता है, क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन में मनी का जब तक यूज नहीं होता है तब तक वो ट्रांजैक्शन सही नहीं होता है। मतलब जहां पे कैश या क्रेडिट, नगद या उधार, किसी भी कंडीशन में ट्रांजैक्शन होता है तो वो कहलाता है मनी मेजरमेंट। क्या कहलाता है? तो ट्रांजैक्शन वही होता है जहां मनी होता है। तो सेकंड होता है मनी मेजरमेंट, क्योंकि बिना मनी मेजरमेंट का हमारा अकाउंट्स फॉलो नहीं होता है। ये भी जानते हैं कि बिजनेस तभी होता है क्योंकि बिजनेस में जितना मॉनेटरी सिस्टम ही होता है। मॉनेटरी सिस्टम मतलब होता है कि जब मुद्रा के द्वारा आप लेन देन नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस नहीं कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी मम्मी आपको खाना खिला रही है और उसके बदले में कोई चार्ज मांगेगी, तो ये तो सही नहीं है क्या? तो वो आपके लिए बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन वही चीज आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे तो रेस्टोरेंट में जो पे करेंगे वो आपके लिए क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसके लिए बिजनेस कहलाएगा। तो वहां पे मनी मेजरमेंट, क्योंकि आपने वहां पे डिनर किया तो वहां के लिए वो कहलाएगा मनी मेजरमेंट। कहने मतलब मनी है तो बिजनेस है। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये हमारा जो होता है ये एज्यूम होता है। क्या होता है? एज्यूम होता है। ये आपका लॉन्ग टाइम तक चलता है, लॉन्ग टाइम तक। गुड।
ये हमेशा लगातार चलते रहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक पार्ट है। अगला अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, जब भी बिजनेसमैन अकाउंट बनाता है तो अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करता है ईयरली में। कंडीशन जो होता है वो ईयरली होता है, या कर सकते हैं इसको एनुअली भी कर सकते हैं। आप इसको एनुअली भी कर सकते हैं, मतलब वार्षिक रूप में, क्योंकि जब भी अकाउंट तैयार किया है तो ईयरली बेसिस पे, ईयरली हो सकता है चाहे प्रीवियस ईयर चाहे असेसमेंट ईयर, किसी भी कंडीशन में ईयरली होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपका ईयरली नहीं है तो आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 6 मंथ भी कर सकते हैं। गुड। तो इसका बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो एनुअली होता है। क्या होता है? एनुअली होता है। अगला हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कॉस्ट होता है प्राइस। क्या होता है? प्राइस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है हमारा दो चीज, खरीदा और एक होता है पड़ा। गुड। कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कोई गुड्स को हम खरीदे हैं 1000 में। गुड। किसी भी गुड्स को हम कितना खरीदे हैं? 1000 में। लेकिन 1000 में परचेज किए हैं, उसमें भाड़ा लग रहा है, कैरेज में लग रहा है 50 रुपीज। गुड। हमारा टैक्सी फेयर लग रहा है 50 रुपीज। गुड। हमारा रेंट लग रहा है 50 रुपीज। तो कहने मतलब है कि आपको पड़ रहा है टोटल 1150। तो आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसको खरीद रहे हैं 1000 में, लेकिन एक्चुअली आपको जो पड़ रहा है टोटल, जब तक आपको प्राप्त नहीं होता है तो आपको पड़ रहा है 1150 रुपीज, क्योंकि एक्चुअली वो दाम है। मान लीजिए ये मार्कर है, या मान लीजिए आप कोई बुक्स लेते हैं, ये बुक्स लेते हैं, या कोई भी गुड्स लेते हैं, तो उस गुड्स का दाम है 1000। लेकिन जब तक वो आपके पास पहुंच नहीं जाता है, जब तक आप उसको अपने अंडर कर नहीं लेते हैं, तो उसमें जो एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है वो एक्सपेंसेस आपको पे करना पड़ता है, इसी के तहत। गुड। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट जो परचेज करते हैं वो वैल्यू अलग होता है, और जो पे करते हैं वैल्यू अलग होता है। गुड। अगला होता है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसमें हमारा दो चीज होता है, एक मेरा होता है एसेट्स और एक क्या होता है हमारा लायबिलिटीज। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि इसी के आधार पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन में ये दोनों का होना आवश्यक है, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, रिसीवर का, गिवर का, डेबिट का और क्रेडिट का। ये डुअल कॉन्सेप्ट उसको शो करता है। अगला होता है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन क्या होता है? रेवेन्यू रिकग्निशन जो होता है ये एक्चुअल गुड्स डिलीवरी टाइम को बताता है। ये एक्चुअल गुड्स डिलीवरी टाइम को शो करता है रेवेन्यू रिकग्निशन। गुड। कि जो भी गुड्स आप दे रहे हैं उसका डिलीवरी टाइम कितना है। ठीक है। अगला हमारा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा बताता है रेवेन्यू शुड बी मैच इंटायर ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है। कैसे? मान लीजिए आपका प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन जो है वो मात्र प्रोडक्शन जो होता है 1 साल का होता है, लेकिन मान लीजिए आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 4 मंथ के लिए हो रहा है, पूरे ईयर में मात्र 4 महीना ही काम हो रहा है। गुड। और 4 मंथ के अंदर रेवेन्यू जो हो रहा है हमारा वो हो रहा है हमारा 25 करोड़ रुपीज। गुड। कितना हो रहा है? 25 रुपीज। हमारा एक्सपेंसेस जो हो रहा है 4 मंथ का ही वो हो रहा है हमारा 3 करोड़ रुपीज। गुड। लेकिन आपका 12 मंथ का एक्सपेंसेस बता रहा है, क्योंकि जो वर्क हो रहा है फर्म में पूरे 1 साल का होता है, लेकिन फर्म में हमारा 4 मंथ में ही सारा काम हो गया है। तो 12 मंथ में आपका जो एक्सपेंसेस हो रहा है
वो हो रहा है मान लीजिए 12 करोड़। गुड। तो इसके तहत आपका जो वैल्यू निकलेगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तहत, तो आप एक्चुअली क्या करेंगे, ये 25 करोड़ में 12 करोड़ माइनस कर देंगे तो हमारा निकलेगा 13 करोड़। ये 13 करोड़ निकलेगा हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तहत ये वैल्यू। गुड। अगला है कंजर्वेशन। गुड। कंजर्वेटिज्म। गुड। कंजर्वेटिज्म इसका मतलब क्या होता है, ये भविष्य में हानि से बचना रहता है। भविष्य में हानि से बचने के लिए तय करता है, क्योंकि अकाउंटिंग रूल में कहा जाता है कि जो भी बिजनेस आप करते हैं तो उस बिजनेस में आप जो रिजर्व कर रहे हैं, क्यों रिजर्व कर रहे हैं कि भविष्य में यदि फर्म कोई लॉसेस होगा तो उस रिजर्व के पैसे को हम यूटिलाइज करेंगे कंजर्वेशन के तहत। गुड। ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक पार्ट होता है। गुड। भविष्य के लिए कर सकते हैं या हानि से बचने के लिए, भविष्य में हानि से बचने के लिए, हानि से बचने के लिए। अगला है मेरा मटेरियल कॉन्सेप्ट। मटेरियल कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा बिजनेस में छोटे छोटे खर्च को बताता है, छोटे छोटे खर्च बताता है। ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे खर्च बताता है। ये बिजनेस में जो भी हमारा करते हैं, जो छोटे छोटे खर्च होते हैं उसको मार्केट मटेरियल कॉन्सेप्ट बताता है कि कौन सा एक्सपेंस हो रहा है। और लास्ट मेरा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये हर ट्रांजेक्शन के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। इसके अंतर्गत बेसिक अकाउंटिंग के अंतर्गत दो चीज होती है, एक जो होता है हमारा वो कैश बेसिस होता है और एक जो होता है वो एक्रूअल बेसिस होता है। एक्रूअल बेसिस होता है। गुड। एक होता है हमारा कैश बेसिस और एक मेरा होता है एक्रूअल बेसिस। तो अकाउंटिंग कंडीशन के तहत हम लोग यूटिलाइज करते हैं एक्रूअल बेसिस। हम लोग हर ट्रांजैक्शन में हर बिजनेसमैन के द्वारा एक्रूअल बेसिस को ही यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, 11 प्रिंसिपल्स, इसको लिखना है लिख सकते हैं, इसको ध्यान से लिख लीजिए। सबसे पहला बिजनेस इंटेग्रिटी कॉन्सेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट होता है, गोइंग कंसेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, ड्यूअल एसेट कॉन्सेप्ट होता है, रेवेन्यू डिक्लेरेशन होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, कंजर्वेटिज्म होता है, मटेरियल कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग होता है। ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बताता है। अब आपको बताएं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, तो इसको नोट डाउन कर ले, अभी तो बता रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से